दुनिया में ना साम्राज्य तो कितने ही बने और बिगड़े, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी छाप सदियों के लिए छोड़ जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक साम्राज्य की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा और तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। और देखिए, मुगल साम्राज्य की कहानी ना सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, ये तो हमारे चारों ओर है। लाल पत्थर में तराशी हुई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी परंपराओं में आज भी जिंदा है। ये देखिए, दिल्ली का लाल किला, मुगलों की ताकत का जीता जागता सबूत। सोचिए, हर साल जब भारत के प्रधानमंत्री यहां से पूरे देश को संबोधित करते हैं तो वो असल में उसी विरासत को छू रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये साम्राज्य बनाया किसने था और ये इतना असरदार कैसे बना कि इसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए मुगलों की कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उनकी जड़ों तक। और उनकी जड़ें जुड़ी थी दो बहुत ही अलग लेकिन बहुत ही शक्तिशाली वंशों से। मुगलों की विरासत में ना एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास था। देखिए, एक तरफ अपनी मां की तरफ से वो चंगेज खान के वंशज थे, लेकिन उन्हें मंगोल कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि ये नाम जुड़ा था नरसंहारों से। वहीं दूसरी तरफ अपने पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज थे और इस बात पर उन्हें बहुत फख्र था। क्यों? क्योंकि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था और बस यही कनेक्शन भारत में उनके बड़े बड़े इरादों की वजह बना। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने इतने बड़े उपमहाद्वीप पर जीत हासिल कैसे की? इसका जवाब ना दो चीजों में छिपा है। एक तो जबरदस्त फौजी ताकत और दूसरा बहुत ही शातिर दिमाग, मतलब चालाक कूटनीति। और इस कहानी की शुरुआत होती है पहले मुगल बादशाह बाबर से। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में अपना राजपाट गंवा दिया। इसके बाद सालों तक संघर्ष किया, फिर 1504 में काबुल पर कब्जा किया, जो एक जरूरी पड़ाव तो था, लेकिन असली मंजिल तो दिल्ली थी। और फिर 1526 में पानीपत की लड़ाई में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। अब पानीपत में बाबर की जीत का एक बहुत बड़ा राज था उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी। उसने तोपों और गोलाबारी का ऐसा इस्तेमाल किया जो उस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बिल्कुल नई बात थी। सही मायनों में ये एक गेम चेंजर था। इस नई फायर पावर ने उसे दुश्मनों पर एक ऐसी बढ़त दी जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन देखिए, साम्राज्य सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं टिकते। मुगल ये बात अच्छी तरह जानते थे कि हुकूमत करने के लिए लोगों का साथ जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया? दुश्मनों को पूरी तरह खत्म करने की बजाय उन्हें अपने साथ मिलाया। राजपूतों के साथ शादियां की ताकि रिश्ते मजबूत हों। यहां तक कि जो राजा हार जाते थे उन्हें भी बेइज्जत नहीं किया, बल्कि इज्जत के साथ उनकी जमीनें लौटा दी। मतलब वो जानते थे कि ताकत और अक्लमंदी का इस्तेमाल एक साथ कैसे करना है। ठीक है, तो साम्राज्य तो बन गया, लेकिन अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक जबरदस्त सिस्टम भी तो चाहिए था ना, है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी मशीन काम कैसे करती थी। इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद थी वो थे मनसबदार। अब ये मनसबदार कौन थे? असल में मनसब का मतलब होता है एक सरकारी पद या रैंक। तो जिस भी व्यक्ति को ये मनसब मिलता था वो मनसबदार कहलाता था। यही लोग साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थे। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आर्मी तक सब कुछ यही संभालते थे। तो एक मनसबदार का काम क्या था? इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले था जात। ये दरबार में उसका ओहदा और उसकी सैलरी तय करता था। फिर आता था सवार। ये उसकी मिलिट्री ड्यूटी थी, मतलब उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं ये सवार से तय होता था। और आखिर में उसकी तनख्वाह। उसे कैश नहीं मिलता था, बल्कि एक जागीर यानी जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था और उसी जमीन से आने वाला रेवेन्यू उसकी सैलरी होती थी। तो जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, ये सिर्फ कोई ऑफिस की नौकरी नहीं थी। हर मनसबदार असल में एक मिलिट्री कमांडर भी था। उसकी अपनी एक छोटी मोटी फौज होती थी और यही घुड़सवारों की टुकड़ियां ही पूरे मुगल साम्राज्य की असली ताकत थीं। तो इस पूरी बड़ी सी मशीन को चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? इसका जवाब है जब्त सिस्टम से। ये अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल का आइडिया था। उन्होंने क्या किया कि 10 साल की पैदावार और कीमतों का सर्वे किया और उसके आधार पर हर सूबे में हर फसल पर कैश में टैक्स फिक्स कर दिया। इससे साम्राज्य को रेवेन्यू का एक बहुत ही स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड जरिया मिल गया। अब मुगल साम्राज्य की शान शौकत और दौलत के किस्से तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन उस सारी चमक धमक के पीछे एक और कहानी भी थी।
एक ऐसी सच्चाई जिसमें जबरदस्त सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी छिपी हुई थी। एक तरफ तो थे बादशाह और उनके सबसे बड़े मनसबदार। इनकी दुनिया बेहिसाब दौलत और ऐशो आराम की दुनिया थी। हाँ, ये बात सही है कि जब वो खर्च करते थे तो कारीगरों और किसानों को भी काम मिलता था, क्योंकि वही तो उन्हें सामान और अनाज मुहैया कराते थे। लेकिन इस सारी शान शौकत की कीमत आखिर चुका कौन रहा था? जवाब है वो आम किसान जिनकी मेहनत की कमाई से ये सारी दौलत आती थी। उन पर टैक्स का बोझ इतना ज्यादा था कि कई बार तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती थी। उनके पास इतना पैसा बचता ही नहीं था कि वो खेतीबाड़ी के लिए नए औजार या तकनीक में लगा सकें। अब ये जो अमीर और गरीब के बीच की खाई थी, ये कितनी गहरी थी, इसके कुछ आंकड़े हैं जो सच में चौंका देते हैं। और मजे की बात यह है कि इन्हीं आंकड़ों में साम्राज्य के गिरने के बीज भी छिपे थे। शाहजहां के जमाने के रिकॉर्ड्स के मुताबिक कुल मनसबदार थे लगभग 8000, लेकिन उनमें से टॉप पर यानी सबसे ऊंचे ओहदों पर सिर्फ 445 लोग थे। बस इतने से, एक बहुत ही छोटा और खास ग्रुप। और अब देखिए असली चौंकाने वाली बात। ये जो छोटा सा ग्रुप था ना, सिर्फ 445 लोगों का, यानी कुल मनसबदारों का सिर्फ 5.6%, वो साम्राज्य के टोटल रेवेन्यू का 61.5% कंट्रोल करते थे। जरा सोचिए, देश की आधी से ज्यादा दौलत बस मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। और बस यही वो सिस्टम था जिसने साम्राज्य को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। जिस सिस्टम ने मुगलों को इतना अमीर बनाया, उसी ने उन्हें कमजोर भी किया। हुआ ये कि औरंगजेब के वक्त तक मनसबदार तो बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन उन्हें देने के लिए जागीरें कम पड़ने लगीं। अब अपनी इनकम बनाए रखने के लिए इन मनसबदारों ने किसानों से और ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। नतीजा, किसानों की हालत बद से बदतर हो गई और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इन्हीं विद्रोहों ने साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। तो मुगलों ने बेहिसाब दौलत बनाई, शानदार इमारतें बनाई जो आज भी खड़ी हैं। लेकिन उनकी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या जब भी कोई बड़ी ताकत उभरती है तो वो दौलत को हमेशा कुछ ही हाथों में इकट्ठा कर देती है और समाज में बहुत बड़ी गैर बराबरी को जन्म देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद उस दौर में जितना जरूरी था, आज भी उतना ही है।